वर्षीय पुरुष रोगी के पिताजी लड़के के लिए दवा लेने के लिए आए। मतलब रोगी नहीं आया है, रोगी के पिताजी दवा लेने के लिए आए। रोगी के पिताजी ने कहा, मेरे लड़के को बहुत कमजोरी है, शरीर और सिर में दर्द बताता है। बहुत पूछने पर बताया कि धातु छिंता की बीमारी है। खाना भी नहीं खाता है, बोलता है भूख नहीं है, पूरे दिन सोए रहता है, बहुत कमज़ोर हो गया है। पहले मुंबई में नौकरी करता था, अभी 6 महीने से काम धाम सब छोड़कर घर बैठा है। लेटे लेटे इधर उधर दर्द कहते रहता है। गांव के डॉक्टर की दवा चल रही है पर कोई फायदा नहीं है। 20-25 ताकत की बोतल चढ़वा दिया गया है, सभी जांच करवा दिया गया और जांच करके दवा चलवा दिया पर ठीक नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि एड्स और टीबी की जांच भी हो गई है, सब रिपोर्ट नॉर्मल है। मैंने पूछा और? रोगी के पिताजी बहुत चिंता करता है। मैंने पूछा कैसी चिंता? रोगी के पिताजी, ये तो मुझे मालूम नहीं। मैंने कहा, लड़के से मेरी बात करवाइए। फ़ोन से बातचीत हुई। बातचीत के बाद रोगी ने कहा, पिताजी ने तो मेरे बारे में सब बता ही दिया होगा। मैंने कहा, नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं बताए हैं, तुम खुद से बताओ तुमको क्या तकलीफ़ है। रोगी ने कहा, धातु छिंता की बीमारी है, शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है। पूछ लो के बारे में, पूछ रहे हैं। शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं रहती है, देह हाथ सिर में दर्द करते रहता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, पूरे दिन लेटे रहता हूँ। मैंने पूछा, लेटे लेटे क्या करते हो? देखिए, हमारी केस टेकिंग में मेरा ज़्यादातर प्रश्न रोगी के उत्तर में से होता है। रोगी जो विषय को बात करता है, मैं उसी विषय को ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं होने पर हम अलग से प्रश्न भी पूछ रहे हैं। आवाज़ नहीं आ रही है, समय से जाया। मैं बता रहा था कि मैं रोगी के जो आंसर होते हैं, रोगी के इंटरेस्ट जिधर होते हैं, उसमें से प्रश्न करता हूँ। रोगी ने कहा, कुछ भी नहीं, आजकल मुझसे कोई काम नहीं होता है। नौकरी करता था, छोड़कर घर आ गया हूँ। मुझसे कोई काम नहीं हो पा रहा है, शरीर में ताकत ही नहीं रहती है, चुपचाप आंखें बंद करके पड़ा रहता हूँ। मैंने पूछा, क्यों? रोगी, 2-3 साल से यह बीमारी जा ही नहीं रही है, सब तरह का इलाज करवा चुका हूँ। मुंबई में था, वहाँ भी, यहाँ गांव में भी एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, घरेलू, देसी, झाड़ फूँक सब करवा लिया, पर यह बीमारी जा नहीं रही है। कृपया मेडिसिन का नाम न बताएं। जो लोग जानते हैं, जो लोग हमारा क्लास अटेंड कर चुके हैं, कृपया दवा का नाम न बताएं। हाँ, जहां आपको लगता है कि यहाँ रूब्रिक हो सकता है, आप रूब्रिक का नाम बताना है। फिर मैं बाद में पूछूंगा मेडिसिन का नाम, तब बताना है। ओके? पर यह बीमारी जा नहीं रही है, इसी चिंता में पड़े रहता हूं। अभी तो सब छोड़ छाकर 6 महीना से गांव में बैठा हूं। मैंने पूछा, क्यों? रोगी, कोई उपाय ही नहीं है तो क्या करूं? मैंने पूछा, परेशानी क्या होती है?
रोगी, पेशाब के साथ धातु जाती है जिसके चलते शरीर में ताकत नहीं बची है, खाना खवाता नहीं है, अब तो शरीर में कुछ है ही नहीं, हवा की तरह हो गया है। मैंने पूछा कैसा? कई बार मैं रोगी से एक ही प्रश्न को बार बार पूछता हूँ, रोगी जो कहता है मैं उसी से उसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ। कैसा? हवा मतलब कैसा? रोगी, देह हाथ में हमेशा दर्द, कमजोरी, अब तो चला फिरा ही नहीं जाता है, खाट पकड़ लिया हूँ, माँ पिताजी खाने की जिद करते हैं, कहते हैं थोड़ा चला फिरा करो, पर चलने फिरने पर कमजोरी मुझे चलने फिरने ही नहीं देती है। मैंने पूछा फिर क्या करते हो? रोगी, मम्मी पापा को बोलते रहता हूँ, यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, ये तकलीफ हो रही है, वो हो रही है, वे लोग भी बेचारे तंग हो जाते हैं। मैंने पूछा तकलीफ में राहत कैसे मिलती है? रोगी, सोए रहने से, ज़्यादा सोचने से ज़्यादा टेंशन होती है, इसलिए चुपचाप सोए रहता हूँ। मैंने पूछा सोए 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 रहने से क्या दिक्कत नहीं होती है? बाद में लाना। रोगी, नहीं, पर बीमारी जा नहीं रही है, हर बार धातु जाती है। मैंने पूछा तकलीफ कैसे बढ़ती है? रोगी, मालूम नहीं चलता है, डॉक्टर बोलते हैं सेक्सुअल बातें मत सोचा करो, खराब फिल्में मत देखा करो, जबकि मैं ऐसा नहीं करता हूं। मैंने पूछा सपने क्या देखते हो? रोगी, सपने में धातु छिनता हो जाती है। मैंने पूछा शादी हो गई है क्या? रोगी, नहीं। मैंने पूछा क्यों? घर के लोग देख रहे हैं, पर अभी मुझे अपनी बीमारी की चिंता हो रही है, कैसे ठीक होगा? मैंने फिर से पूछा यही प्रश्न, हर बार एक ही प्रश्न का अलग अलग जवाब आता है, जो आपको रोगी के जानने के लिए जरूरी होता है, इसलिए आप बार बार पूछ सकते हैं। मैंने पूछा क्या चिंता है? रोगी, यह बीमारी जाए, ठीक हो जाए तो आगे कुछ हो पाएगा, 3 साल से हैरान हूं, पहले कम था तो किसी को नहीं बताया। मैंने पूछा यह बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो क्या सोच आती है? रोगी, ठीक नहीं होगा। और इन्हीं अभिव्यक्तियों के आधार पर मैंने रोगी को एलियम पोटेंसी में दवा देना शुरू किया, जिसके बाद उसकी तकलीफ में राहत होने लगी और वह इसी दवा से ठीक हो गया। धातु छिनता क्या होती है? जैसे सेमिनल एमिशन हुआ, प्रोस्टेटिक फ्लूइड एमिशन हुआ, ये सभी रोगी स्पष्ट सेमिनल एमिशन बता रहा है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड बता रहा है, ये सभी मिक्स रूप से आप धातु छिनता के अंदर आता है। जी, अपने केस पढ़ा। मैं ऐसे केसेस में जहां वीकनेस ज़्यादा हो, एक्यूटनेस ज़्यादा हो, सीवियरिटी ज़्यादा हो, रिपीटेशन की ज़्यादा ज़रूरत लग रही हो, ऐसे केसेस में एलियम पोटेंसी उपयोग करता हूँ। एलियम पोटेंसी का फ़ायदा ये है कि आप चाहें तो जितने बार चाहें रिपीट कर सकते हैं ज़रूरत के अनुसार से। जी बताइए, अब आपको रूब्रिक्स बताना है। देखिए, दवा सिलेक्शन के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड हैं। मैं डॉक्टर सहगल साहब के मेथड को फॉलो करता हूं। संयोग से जब मैं DHMS पास किया, आज से 25 साल पहले या 20-25 साल हो गए होंगे, याद करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मेरा पहला सेमिनार पटियाला में डॉक्टर मान सर और भूपेंद्र सिंह सर, नीलम अवतार मैडम और सहगल साहब ने आयोजित किया था। उसमें मैं पहली बार अटेंड किया और शुरुआत में ही मुझे यह सिस्टम का पता चल गया और मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ। बहुत सारे केसेस देखा, बहुत सारे ठीक भी हुए, कुछ नहीं भी ठीक हुए। मैंने एक्सपीरियंस पर बहुत सारी किताबें भी लिखी,
किताबें आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर भी मेरा देख सकते हैं। और यहाँ रेगुलर में भी क्लासेस चल रही है। जो लोग क्लास अटेंड करना चाहते हैं यहाँ रेगुलर में हम उनको स्वागत भी करते हैं। तो ये आप कोई भी सिस्टम से सोल्व करें, सही दवा तक ही पहुँचेंगे। अब मैं रूब्रिक्स इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने पढ़ाई सिर्फ इसी विषय पर किया है। तो दवा सिलेक्शन का जो आधार है रूब्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन और मेडिसिन का सिलेक्शन। जी, अब हम नीचे से ऊपर फिर से जा रहे हैं केस को स्टडी करने के लिए। यहाँ आपको रूब्रिक्स और रेमेडी बतानी है। जी, तो बताइए आप लोग फटाफट, मैं जो शब्द बोलते रहता हूँ बोलूँगा अभी, उसका रूब्रिक्स बताने हैं। चलिए शुरू से पढ़ लेते हैं। शुरू से आपको रूब्रिक्स बताते जाना है। डिल्यूजन, पुअर थिंग्स, सस्पेंडेड इन एयर, बेड डिजायर। जो आपने रूब्रिक्स सोच रखा है, किताबें भी दिखा दिए जी, जो रूब्रिक्स आपने सोच रखा है इस केस के लिए और मैं जो अप्लाई करूंगा उसमें आपको डिफरेंस देखना है। उसके बाद आप कंपेयर करें कि आपका रूब्रिक्स क्यों नहीं सही हुआ। इस तरह से हम लर्निंग कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। रोगी नहीं आया है, रोगी के पिताजी आए दवा लेने के लिए क्योंकि बहुत कमजोरी थी। पहले तो ये बताता नहीं था और कोई भी लड़का जनरली अपने पिताजी से ये बीमारी छुपाता है, इसने भी छुपाया। कमजोरी के चलते आज आ नहीं पाया है, पिताजी उसके बारे में बताए। तो जनरली मैं रोगी से बात करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें जो ऑब्जर्वेशन वाले रूब्रिक हैं वो माँ पिताजी दे सकते हैं। जनरेटिव वाले रूब्रिक माँ पिताजी दे सकते हैं, लेकिन माइंड तो रोगी ही देगा। और किसी भी बीमारी का सेंटर क्या है? माइंड। जैसा कि सगल साहब ने बताया है कि सेंटर, अगर हमने सेंटर पर कब्जा किया तो पेरीफेरी अपने आप कब्जा हो जाएगा। देखिए, दवा पहुंचने के कई तरीके होते हैं, पेरीफेरी टू सेंटर और सेंटर टू पेरीफेरी। अब पेरीफेरी क्या है? डिजीज, पार्टिकुलर ऑर्गन के डिजीज। पार्टिकुलर ऑर्गन के डिजीज पेरीफेरी है। हम पेरीफेरी से सेंटर तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट सेंटर पर पकड़ बना लिए तो पेरीफेरी अपने आप। और होम्योपैथी का लाभ ही यही कहता है, क्योर टेक्स प्लेस फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी। कब? जब हम दवा का सिलेक्शन सेंटर से पेरीफेरी की तरफ किए होंगे, तब सिलेक्शन करेंगे पार्टिकुलर से और एक्सपेक्ट करेंगे कि सेंटर ठीक हो, ऐसा नहीं होता है। हाँ, हम ऐसे केस में सप्रेशन, पलिएशन या टेम्पोररी रिलीफ दे देते हैं। इसलिए सगल साहब ने इस बात को बार बार जोर दिया है कि रोगी बीमारी का सेंटर तक पहुंचने की कोशिश करो। चलिए आइए देखते हैं रोगी ने क्या कहा। इफ पेशेंट इज अनेबल टू टॉक देन हाउ वी प्रिस्क्राइब। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां 3 महीने के बच्चे हैं, 1 महीने के बच्चे, 1 दिन का बच्चा है। कल मैंने केस लिया था, गोरखपुर से केस था, वो रोगी बोल ही नहीं पा रहा था, वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस था। ऐसे केस में हम ऑब्जर्वेशन, रोगी करता क्या है, ऐसे केसेस के लिए मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि आप लोग मेरा सेमिनार आयोजित ऑर्गेनाइज कीजिए। आप अपने शहर में, मैं आऊँगा, आपको बहुत सारे वीडियो केसेस दिखाऊंगा जहां आप ऑब्जर्वेशन से, साउंड म्यूट कर दूंगा, आपको ऑब्जर्वेशन सिखाऊंगा,
उस ऑब्जर्वेशन के सहारे आप सही दवा तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट बोलता ही है। प्रयागराज में डॉक्टर मनीष जी मुझे बुला रहे हैं, फिर से आइए। तो देखिए, मैं फिर से आऊँगा, लेकिन कोई ऑर्गेनाइजर तो होना चाहिए। अभी इंडिया के हर सिटी में मैं चाह रहा हूँ कोई सेमिनार आयोजित करे, मैं जो जानता हूँ आप लोगों को बताऊँ। मुझे बचपन से पूछा जाता था व्हाट इज़ योर हॉबी, तो मैं टीचर बनने का सपना देखा था, और आज मैं डॉक्टर बन के टीचर का सपना पूरा कर रहा हूँ। तो मुझे सेमिनार आने में खुशी होगी, ऑर्गेनाइज करें आप लोग अपने शहर में। चलिए, थैंक यू। प्रचार ज़्यादा नहीं करना है, बात में निकल गई। रोगी ने कहा, पिताजी ने तो सब बता ही दिया होगा। मैंने कहा नहीं, कई रोगी रिपोर्ट दिखाते हैं, डॉक्टर साहब रिपोर्ट देख लीजिए, उसमें सब लिखा है। मैं कहता हूँ रिपोर्ट बाद में देख लूँगा, क्योंकि रोगी क्या जानता है कि पिताजी ने सब बता दिया तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, रिपोर्ट में सब आ गया तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ऐसे मुद्दे पर आपको मौन होना है। आपको रिपोर्ट बोलना है बाद में देखूंगा। मैं रोगी को रिपोर्ट पहले रख लेता हूँ, लाओ दे दो, तुम्हारे हाथ में रहेगा तो बार बार कहोगे रिपोर्ट देख लो। रिपोर्ट बाद में देखना है, नहीं तो रोगी समझ लेगा कि सब तो हमने बता दिया। और हमें रोगी का अंदर क्या चल रहा है वो जानना है। रोगी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है मैंने देखा नहीं, ऑनलाइन बात हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन मुझे मालूम नहीं था। मैं जो कहता हूं एक बार आप लोग सुनिए, उसके बाद आप लोग प्रश्न कीजिएगा। हाँ, साथ में मैंने कहा रूब्रिक्स की पढ़ाई मैंने किया है, होम्योपैथी में सिर्फ एक चीज़ मैं जानता हूं, उसके अलावा मुझसे कुछ नहीं पूछिएगा। हाँ, पूछ सकते हैं। रोगी ने कहा धातु छिंदा की बीमारी है, शरीर बहुत कमजोर हो गया है, शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं रहती है, देह हाथ दर्द करते रहता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, पूरे दिन लेटे रहता हूँ। बोलिए क्या रूब्रिक होगा? अभी और प्रॉब्लम आ रही है। जो भी रूब्रिक लिवन पुअर समझ में आया, बेड डिजायर आया, आप लोग लिखिए फटाफट। जितना फटाफट लिखेंगे उतना जल्दी हम केस को आगे बढ़ाएंगे। 1 घंटे में 8 केस देखना है, फटाफट करना है। अरे 45 मिनट निकल गए, कैसे बात करने में? चलिए तब तो फटाफट पढ़ना पड़ेगा। डिफॉर्म्ड कैसे सर जी? विभो जी, डिफॉर्म्ड कैसे? डिफॉर्म का मतलब होता है फॉर्म डिफॉर्म हो जाना। अगर ये माउस है तो माउस का शेप जैसा होता है वैसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया, नाक टेढ़ी हो गई, मुंह टेढ़ा हो गया, ये डिफॉर्म्ड बोलते हैं। आंत लंबी हो गई, आंत चौड़ी हो गई, आंत टेढ़ा हो गया, लीवर ऐसा हो गया। इसमें रोगी ने ऐसा कहाँ कहा? हमें एग्जैक्ट रूब्रिक लगानी है। यही भूल इस तरह हो रही है, जिसके चलते हमारे मास्टर नाराज हो रहे हैं कि लोग रूब्रिक्स का सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। चलिए अब आगे बोल रहा हूं। पूरे दिन लेटे रहता हूं, काम करने का मन नहीं करता है, सिर दर्द, शरीर में ताकत नहीं रहती है। जो जो रूब्रिक्स आपने बनाया है, जब मैं रूब्रिक्स बनाऊंगा उसमें आपको डिफ्रेंसिएशन देखना है और पूछना है कि सर मेरा रूब्रिक सही क्यों नहीं है, तो आपको रियल अंडरस्टैंडिंग होगा। क्वाइट वांट टू बी का मतलब क्या होता है? बहुत आवाज हो रही है, मुझे शांति चाहिए। रोगी ने कहा डिलीरियम कहाँ है? डिलीरियम का मतलब डी-रेल, मतलब रोगी सामान्य से एबनॉर्मल हरकत या बिहेवियर कर रहा है।
बिजनेस एवर्जन कैसे है, उससे तो होती ही नहीं है, तो क्या करेगा बेचारा। काम ही नहीं होता है, करना तो चाह रहा है, बिजनेस एवर्जन मतलब करना नहीं चाह रहा है, काम हो ही नहीं रहा उससे, घर छोड़कर बैठा है, काम ही नहीं हो पा रहा है, ताकत ही नहीं है, आंखें बंद करके पड़ा रहता हूं। बीमारी जा नहीं रही है, ये ले लिया वो ले लिया, झाड़ फूक सब करवा लिया, पर बीमारी जा नहीं रही है। मैं इसी चिंता में पड़ा रहता हूं। मतलब रोगी की चिंता क्या है, ये बीमारी जा क्यों नहीं रही है। सब छोड़ छाड़ कर 6 महीना से गांव बैठा हूं। चलिए केस को हम फटाफट आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 8 केस डिसीजन करना है 1 घंटे में, बड़ा मुश्किल होगा। मैंने 15 मिनट आधा घंटा लोगों के ज्वाइनिंग में लगा दिया। चलिए अब हम फटाफट विषय वस्तु पर आते हैं। अब आप रूब्रिक्स बताइए फटाफट। बिजनेस इनकैपेसिटी, पुअर बेड, ओके, और परस्यूड और परसिक्यूटेड, और चलिए आप लोगों के 30% रूब्रिक गलत हैं, सॉरी नहीं कहूँगा गलत है, आपके अनुसार से तो सही है, मेरे अनुसार से सही नहीं है, इसलिए मैं डिल्यूजन में हूँ कि आपके रूब्रिक्स गलत हैं। आप सही हैं, लेकिन मैंने जिस आधार पर दवा दिया था, अब दवा का नाम बताइए फटाफट। 196 लोग हैं, 197 लोग हैं, हमको एसिड फास ब्रैनिया सोलिनम नहीं दिया था, अर्जेंटम नाइट्रिकम नहीं दिया था, कोनियम सिपिया एसिड फास नहीं दिया था, सल्फर म्यूरिक एसिड नक्स नहीं दिया था, मेडोरिनम नेट्राम्यूर नहीं दिया था। अब मैंने क्या दिया था वो बता देता हूँ। चलिए बीमारी पीछा कर रही है, बीमारी जा नहीं रही है। रूब्रिक क्या होगा, रोगी की फीलिंग क्या थी, ये बीमारी जा क्यों नहीं रही है, पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है। डिल्यूजन, परस्यूट, मुझे चिंता है कि ये बीमारी जा क्यों नहीं रही है। एंजाइटी, एज इफ परस्यूट, मैं दिन रात बोलते रहता हूँ, मम्मी ये हो रहा है, पापा ये हो रहा है। मेरी बोल बोल करने से मेरे माँ बाप तंग आ गए हैं। टॉर्मेंटिंग एवरीवन विथ हिज कंप्लेंट्स, अपनी शिकायत से घर वाले को बोर कर देता है, तंग कर देता है। ये खुद स्वीकार करता है। उसके पिताजी भी बोले कि दिन रात इधर दर्द उधर दर्द यहाँ दर्द बोलते रहता है, और रोगी ने खुद भी कहा कि मेरी बातों से घर वाले तंग आ गए हैं। टॉर्मेंटिंग अदर्स, इस रूब्रिक को पढ़ेंगे कैसे, सबसे पहले बता दूं। रूब्रिक्स जो लिखा हुआ है ध्यान से देखेंगे। डैश डैश माइंड चैप्टर, टॉर्मेंटिंग मेन हेडिंग, अदर्स। अब सेमी कोलन के बाद वाले वर्ड को पहले पढ़ते हैं। टॉर्मेंटिंग अदर्स, एवरीवन विथ हिज कंप्लेंट्स। रोगी टॉर्मेंट कर देता है, उबा देता है, तंग कर देता है, हैरान कर देता है। अदर्स, दूसरों को। एवरीवन विथ हिज कंप्लेंट्स, सेमी कोलन के पहले वाले वर्ड को बाद में पढ़ते हैं, डैश डैश का हिसाब करते जाते हैं। टॉर्मेंटिंग अदर्स, उसके बाद एवरीवन विथ हिज कंप्लेंट्स। रूब्रिक्स ऐसे पढ़ा जाता है। बिजनेस इनकैपेसिटी, इनकैपेसिटी का मतलब रोगी में वो क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है अभी कि वो काम कर सके। चाहता तो है लेकिन कर नहीं पा रहा है, इसको हम बोलते हैं बिजनेस इनकैपेसिटी 4। अभी 6 महीना से सब छोड़ छाड़ कर गाँव बैठा हूँ। सोचता हूँ तो ज़्यादा टेंशन होती है, मैंने सोचना ही छोड़ दिया है। क्लोजिंग आइज,
एमुलेट। क्लोजिंग आई का मतलब क्या हुआ? समस्या वही है, अगल बगल समस्या है, मैंने अपनी आंखें बंद कर लिया है, उससे टेंशन नहीं होता है। नहीं तो टेंशन होता है। एंजाइटी एज ई परस्यूड, बीमारी। परस्यूड का मतलब क्या है? कोई पीछा कर रहा है, मैं बाइक से जा रहा हूं, कोई पीछे से पीछा कर रहा है, पता नहीं क्यों पीछा कर रहा है, मारेगा क्या करेगा, ये परस्यूड होता है। डॉक्टर साहब इतने सालों से बीमारी जा नहीं रही है, एंजाइटी एज ई परस्यूड। ये बीमारी मुझे खाट पर ला दी है, चला फिरा नहीं जाता है। इस बीमारी ने मुझे अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट का मतलब क्या होता है? एक जगह कन्फाइन कर देना। और सीज का मतलब क्या होता है? सीज में ऐसा कोई पावरफुल बीमारी रोगी की मूवमेंट को बंद कर देता है, वो सीज की फीलिंग है। और अरेस्टेड की फीलिंग हाथ पैर बराबर है, लेकिन मैं 10 कदम चल नहीं पाता हूं, कहीं आ जा नहीं सकता हूं, ऐसी फीलिंग हो तो अरेस्टेड। और पूरा सिस्टम सीज हो गई हो, अकाउंट सीज हो गई हो। जिस तरह से एग्जांपल बता रहा हूं कि ना तो आप लेन देन कुछ नहीं कर सकते, कुछ एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, सीज, कोई मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, अरेस्टेड। इस केस में रोगी ने बताया कि बिल्कुल मैं खाट पर हो गया हूं, चल फिर भी नहीं सकता हूं 2 कदम, शरीर बिल्कुल हवा की तरह हो गया है। डिल्यूजन लाइट मतलब लो वेट। अब मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा, डिस्पेयर ऑफ रिकवरी। ये माइंड था और हमने वही दवा दिया जो आपने कहा, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही दवा बताया, जिंकमेट। जिंकमेट से यह रोगी ठीक हुआ। अब इसको हम पार्टिकुलर में जाते हैं तो क्या होगा? पार्टिकुलर लेना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताने के लिए पार्टिकुलर रूब्रिक्स यहाँ सिलेक्ट किया हूँ कि अगर आप पार्टिकुलर से भी जाते, मटेरिया मेडिका से जाते, अदर मेथड से भी जाते, तो शायद ये दवा तक पहुँच जाते। एमिशन ऑफ प्रोस्टेटिक फ्लूइड, प्रोस्टोरिया, यूरिनेशन ड्यूरिंग। प्रोस्टेटिक फ्लूइड, प्रोस्टोरिया, उसमें भी जिंकम है। एमिशन ऑफ सेमिनल एम्यूशन, स्लीप ड्यूरिंग ड्रीम्स विदाउट लेसेवियस। ऐसा कोई लेसेवियस थॉट नहीं है, विचार नहीं है, फिर भी सेमिनल एम्यूशन होता है, उसमें भी जिंकम है। एमिशन ऑफ सेमिनल एम्यूशन, वीकनेस विथ बैकएक, वीक लेग्स, उसमें भी जिंकम है। तो यदि आपके पास सब तरीका है, पेरीफेरी से सेंटर तक पहुंचे या सेंटर से पेरीफेरी तक पहुंचे, हाँ, लेकिन ये आसान है कि आप सेंटर टू पेरीफेरी समझते हैं तो रोगी जल्दी ठीक होता है। क्लियर है? इस केस में कोई प्रश्न है तो फटाफट पूछिए, हम दूसरे केस की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। जी, कोई प्रश्न फटाफट कीजिए। कोई प्रश्न नहीं है, सब लोग सो रहे हैं सुबह सुबह। यस, क्लियर है, कोई प्रश्न नहीं है, थैंक यू। चलिए, वाई नॉट चाइना? ये बाबा जूम यूजर, अब इतना समझा दिया कि रोगी का माइंड कहाँ है, रोगी आंख बंद करके पड़ा है, उसमें कहाँ चाइना है। प्रश्न पूछने के पहले सोचिए कि मैं क्यों पूछ रहा हूँ। आप चाइना पूछ रहे हैं, चाइना क्यों नहीं? इंडिया है तो फिर चाइना क्यों? देखिए, जब हम समझा रहे हैं तब आपके मन में पूरा ओपन माइंडेड रहिए, प्रिजुडाइज्ड नहीं रहिए कि मैं मुझे डॉक्टर श्यामल किशोर को नीचा दिखाना है, भूल जाइए। हमें प्रश्न है रियली तो पूछ सकते हैं, वेलकम है। लेकिन आप ये प्रश्न करेंगे चाइना क्यों नहीं? अरे बाबा, जिंकम से ठीक हो गया तो चाइना क्यों देता? हाँ, नहीं ठीक होता तो आपका सलाह मान लेता। थैंक यू।
रिपीटेशन में मेडिसिन आगे कैसे किया जाए। देखिए, हर कोई का रिपीटेशन का तरीका अलग अलग है। मैं ज़रूरत के अनुसार से रिपीट करता हूँ। अगर मैंने सिंगल डोज दिया, लगता है कि वीकनेस अभी भी बरकरार है, तो रिपीट करते हैं सुबह शाम दिन रात। इस केस में मैंने 2 बार रिपीट किया था, सुबह शाम। फिर लगा कि अब बिल्कुल सही है, बेड छोड़ दिया, घूमने फिरने लगा, तो रिपीटेशन बंद कर दिया। नॉट फाउंड साउंड में आवाज़ नहीं आ रही है, मैं क्या कर सकता हूँ। सब लोगों को आवाज़ आ रही है, आप अपना सिस्टम चेक कीजिए। डिसकंसर्टेड और डिस्पेयर रिकवरी में क्या फ़र्क है। डिसकंसर्ट का मतलब कंसर्ट ये तारतम्यता है। वायलिन में जो अलग अलग तार हैं उसमें जो तारतम्यता है कि ये बोलेगा उसके सारे गमा सिस्टम आएगा, वो टूट गया है। डिसकंसर्टेड मतलब आवाज़ तो आ रही है, रिदम तो बन रही है, लेकिन कांस्टेंट और लयबद्ध तरीके से नहीं, उसको डिसकंसर्टेड बोलते हैं। डिस्पेयर रिकवरी आशा खत्म हो जाना ठीक होने के। जी, आपके कौन सा रूब्रिक्स हमारे रूब्रिक्स से टैली नहीं किया है, आप चाहे तो पूछ सकते हैं। डिलीजन इंजुरी नहीं लिए, क्यों नहीं लिए। जब रोगी कहे कि ये बीमारी, हाँ मैंने सिलेक्शन के लिए इंजर्ड इज बीइंग लिया था, लेकिन जब हम टोटालिटी मिलाते हैं तो उसमें जिस मेडिसिन की टोटालिटी ज़्यादा होती है हम उसको ध्यान देते हैं। और बाकी के रूब्रिक्स हमने आपको इसलिए नहीं बताया ताकि आप खोजने लगेंगे कि इंजर्ड इज बीइंग में जिंकम क्यों नहीं है। विच सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर यू, यूज बाई यू। मैं रडार पुरानी वाली जिसमें कंप्लीट सिंथेसिस, डॉक्टर फाटक सभी रिपट्रियाँ हैं, पुराने वाले रिपट्री रडार में मैं उसका उपयोग करता हूँ। चलिए हम बढ़ते हैं केस नंबर 2। इस केस में कुछ और कोई प्रश्न, पिछले केस में कोई प्रश्न। डिलीजन पुअर का मतलब रोगी एहसास करता है कि मेरे पास शॉर्ट ऑफ समथिंग, ताकत नहीं है, पैसा नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, टाइम नहीं है, चीज़ों की न्यूनता या कमी डिलीजन पुअर है। एंजाइटी एज यू परस्यूड को फिर से बताएं। ओके, सबसे पहले परस्यूड का मतलब समझ लेते हैं। परस्यूड का मतलब क्या होता है। कोई व्यक्ति बीमारी, परिस्थिति, समस्या पीछा कर रही है। रोगी ऐसा एहसास कर रहा है कि डॉक्टर साहब 3 साल से ये बीमारी जा नहीं रही है, हट नहीं रही है। कोई किसी का पीछा करता है उसको बर्बाद करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, मारने के लिए। तो बीमारी रोगी को पीछा कर रही है। डॉक्टर साहब ये बीमारी जा नहीं रही है, पीछा नहीं छोड़ रही है, हर बार पीछा कर रही है, बार बार आ रही है। ये परस्यूड की फीलिंग है। ये तकलीफ 2.5-3 साल से पीछा कर रही है, मतलब मुझे ख़त्म करने के लिए जा नहीं रही है, यह बीमारी जा नहीं रही है। परस्यूड, मैं इसी चिंता में पड़े रहता हूं कि ये बीमारी जा क्यों नहीं रही है। एंजाइटी एज इफ परस्यूड। क्लियर हुआ जी। जिन्होंने प्रश्न लिखा था यस लिखिए या नो लिखिए। क्लियर हुआ। ओके, थैंक यू रेडमी।
आप अपना नाम लिखते तो मैं रेडमी नहीं बुलाता आपको, माफ़ कीजिएगा अगर आपका नाम रेडमी नहीं है तो, लेकिन मुझे नाम नहीं होने के चलते कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 2। बुक फॉर रूब्रिक स्टडी, किशन बोदार जी। किशन बोदार जी कहाँ से हैं? और किताबें तो लाइए, आपने 4 ही किताब लाई है। देखिए एक हमारी नई किताब है, किशन बोदार जी गुजरात से। मैं अहमदाबाद में हूँ, अगर अहमदाबाद में हैं तो मोस्ट वेलकम है, आप आ सकते हैं, हमारे यहाँ बुक्स दूंगा। और जो लोग बता दूँ, जो लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हों, गुजरात के लोग तो वेल्दी हैं ही और हर जगह के लोग हैं। मैंने पूरे इंडिया में अनाउंस किया है कि जो लोग पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं निकोल में हूँ अहमदाबाद में, जो लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, मेरी पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, तो एक प्रोमिस कि हाँ मैं पैसा लौटा दूंगा जिस दिन मेरे पास बहुत पैसा हो जाएगा, तो वैसे लोगों को मैं किताब फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। ये नई किताब है हमारी, 915 पेज की, 919 पेज की। ये होम्योपैथिक रिपर्टरी विज्ञान और कला, फिर है व्यवहारिक होम्योपैथी और होम्योपैथिक व्यक्तित्व भाग 2। ये पहले 500 पेज की थी, अभी मैंने इसको 950 पेज की किया है। ये भी लेटेस्ट अभी एडिशन हुआ है, ये भी अवेलेबल है। जो लोग पुस्तक पढ़ना चाहते हैं वे मुझे मैसेज करेंगे, मैं पुस्तक यहाँ से भेज दूंगा, या अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर भी पढ़ सकते हैं। रूब्रिक्स के लिए ये है, लेकिन ये पतली किताब है, 500-600 की 550 पेज के करीब आसपास में है। लेकिन हर एक बुक में, ये इंग्लिश की किताब हो, इसमें भी सब में रूब्रिक्स की स्टडी है। बुक्स का प्राइस क्या है मैं क्लास के बाद ग्रुप में अनाउंस कर दूंगा। इंग्लिश में 2 किताबें हैं और हिंदी में 4 किताबें हैं, और बहुत सी किताबें अभी अंडर पब्लिकेशन है। मैं जितने सारे केस देखता हूँ जो सॉल्व होता है उसको पुस्तक का रूप बना देता हूँ, ताकि हमारे बाद या हमारे साथ होम्योपैथी को नंबर 1 सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट मेरा सपना है। और उसके लिए मुझे किताब लिखना हो, सेमिनार देना हो, दिन रात मैं होम्योपैथी के साथ डेडिकेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हर घर के लोग मुझसे झगड़ा करते हैं कि घर में परिवार में समय नहीं देता, अब क्या करें, होम्योपैथी के साथ काम करना है। थैंक यू। चलिए केस नंबर 2, व्हेन होम्योपैथी हार्म। इरफान जी कैसे कैसे प्रश्न करते हैं, ये प्रश्न अभी वाजिब नहीं लगता है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, आप घर के लिए अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे, हर चीज़ के अच्छाई और बुराई तो होते हैं। कि आप होम्योपैथ नहीं हैं, 5 साल 5.5 साल नहीं पढ़े हैं, तो आप जानते ही हैं ना, ऐसे बड़े बड़े प्रश्न हमसे नहीं करना है, छोटा छोटा प्रश्न करना है हमसे। थैंक यू जी। 53 वर्षीय पुरुष रोगी, ये मैं सक्सेस स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे आप इस तरह के केस को सोल्व कर सकते हैं। हमारे बुक्स में भी यही सभी चीज़ें, प्रैक्टिकल चीज़ें लिखी हुई है, कैसे मेडिसिन सिलेक्शन करना है, कैसे केस टेकिंग करना है, और इसके माध्यम से आप अगला केस कैसे देख सकते हैं। 2-3 हज़ार केसेस हैं इन सभी बुकों में, सोल्व केसेस हैं जो सोल्व हुए हैं। इससे आप सीखेंगे कि कैसे होम्योपैथी आर्टिस्टिक रूप से अप्लाई कर सकते हैं। होम्योपैथी साइंस है, बट एप्लीकेशन इज आर्ट। वी हैव टू लर्न दिस आर्ट। रोगी ने कहा कि मुंह में अल्सर हो जाता है, कभी कम कभी ज़्यादा। गले के अंदर एक छोटा सा मस्सा है
जांच रिपोर्ट में स्पष्ट दिख रहा है, डॉक्टर ऑपरेशन बोल रहे हैं, मौसम बदलने से सर्दी होती है, कुछ दिनों से खांसी आ रही है। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, जो आप सुन पा रहे हैं, और ज़्यादा टेंशन से सर दर्द हो रही है। एक बार मेरा कंसंट्रेशन टूट गया। आप लोग, होम्योपैथी हैज नो साइड इफेक्ट, देयर इज लिमिटेशंस ओनली। चलिए इस विषय को आगे बढ़ते हैं। देखिए, विवाद के लिए 1 घंटा काफ़ी नहीं है। होम्योपैथी क्या नुकसान करता है, क्या है, उस पर पूरे दिन चर्चा करेंगे, ख़त्म नहीं होगा। मैं जो आज बताने आया हूँ, कृपया इसको सुन लीजिए, डिस्कशन तो होते रहेगा। जो लोग इंटरेस्टेड हों वही लोग इस क्लास में रहें, जो कुछ सीखना चाहते हैं। 35 वर्षीय पुरुष रोगी, कितना